प्रिय विद्यार्थियों, मनुष्य को आजीविका प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी होती हैं, जिन्हें हमने 5 वर्गों में विभाजित किया है। उनमें सबसे पहले आता है प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं उन क्रियाओं को कहते हैं जो सीधे प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन प्राप्त करती हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में हमने भोजन संग्रहण व आखेट का अध्ययन किया। भोजन संग्रहण और आखेट विश्व की 2 ज्ञात प्राचीनतम आर्थिक क्रियाएं हैं। आज हम पढ़ेंगे पशुचारण। पशुचारण मनुष्य का प्राचीनतम पेशा रहा है। मनुष्य प्राचीन काल से ही पशुओं को पालतू प्राणी के रूप में रखता रहा है। तो इस प्रकार पशुचारण जो है वो आजकल वाणिज्यिक पशुपालन के रूप में भी परिवर्तित हो गया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि मनुष्य पशुचारण के रूप में जो प्राथमिक आर्थिक क्रिया है उनका किस प्रकार से उपयोग करता है। तो इस पशुचारण को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले आता है चलवासी पशुचारण और दूसरा है वाणिज्यिक पशुचारण। चलवासी पशुचारण उस स्थिति को कहते हैं जब मनुष्य पशुओं को अपने साथ लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। अर्थात एक स्थान पर जब घास आदि समाप्त हो जाती है तो वो नए चारागाहों की तलाश में दूसरे नए स्थानों की ओर आवागमन करता है। ऐसे पशुचारण को हम चलवासी पशुचारण या स्थानांतरित पशुचारण कहते हैं, जिसे नोमैडिक हेरिडिंग भी कहा जाता है। तो चलवासी पशुचारण एक निर्वाहक प्रकृति का पशुचारण है। अर्थात चलवासी पशुचारण में मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए विभिन्न प्रकार के पशुओं का चारण करता है तथा अपनी आजीविका का अर्जन करता है। तो इसकी पहली जो विशेषता है वो ये है कि चलवासी पशुचारण निर्वाहक प्रवृत्ति का होता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि इसमें पशुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। यह स्थानांतरण ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार भी होता है, जिसे ऋतु प्रवास कहते हैं। चलवासी पशुचारण के विश्व में कई क्षेत्र हैं। सामान्यतः जो जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ पर जनजातियां ट्राइब्स निवास करती हैं, वहां पर चलवासी पशुचारण बहुतायत में पाया जाता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में मसाई जनजाति पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार अन्य कुछ उच्च अक्षांशों में रहने वाली जनजातियां भी पशुचारण करती हैं। तो देखते हैं पशुचारण के क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप और मंगोलिया तक का क्षेत्र। ये एक पूरी पट्टी है जो उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट यानी मोरक्को और अल्जीरिया से प्रारंभ होकर मिस्र होते हुए अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया तक जाती है। दूसरा इसका क्षेत्र है मध्य चीन का क्षेत्र। तीसरा इसका प्रमुख क्षेत्र है यूरोप व एशिया के टुंड्रा प्रदेश। यूरोप व एशिया के टुंड्रा प्रदेश, जिन प्रदेशों में एल्पाइन वनस्पति पाई जाती है और यह बर्फीला क्षेत्र है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका तथा मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में है ये आप बताएं। भारत का हिमालय क्षेत्र, भारत के हिमालय क्षेत्र में भी चलवासी पशुचारण मुख्य रूप से गुज्जर, गद्दी, भोटिया इन जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से चलवासी पशुचारण जो है वो मनुष्य की आजीविका का निर्वाहक आजीविका के लिए किया जाता है, ताकि मनुष्य अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए इनसे आय अर्जित कर सके। हालांकि यह जो पशुचारण है इसमें सामान्य किस्म के पशु रखे जाते हैं तथा इसमें तकनीकी कौशल का अभाव रहता है, इसलिए यह एक निर्वाहक प्रकृति का है। दूसरी तरफ जो पशुचारण है वो है वाणिज्यिक पशुचारण, जिसे हम आधुनिक पशुपालन भी कह सकते हैं। आधुनिक पशुपालन जो है इसकी प्रवृत्ति व्यापारिक होती है, अर्थात यह व्यापार के उद्देश्य से किया जाने वाला पशुचारण है। इसमें पशुओं को बड़े बड़े विशाल फार्मों में रखा जाता है और ज़्यादातर पशु फार्म में
आधुनिक तकनीकी से लैस होते हैं तथा इस प्रकार के फार्म स्थापित करने के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार के जो पशु फार्म होते हैं, इनमें खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयाँ भी लगी होती हैं, जिससे जो भी पशु उत्पाद प्राप्त होते हैं, उनको प्रसंस्कृत करके विश्व बाजार में निर्यात किया जाता है। हमने एडाम पनीर का एक नाम तो सुना ही है, जो नीदरलैंड का प्रसिद्ध ब्रांड है। तो एडाम पनीर जो है वो नीदरलैंड के पशु फार्म में तैयार होता है। इस प्रकार इस पशुपालन में उत्तम नस्ल के पशु पाए जाते हैं तथा अधिकांशतः एक ही प्रकार के पशु या एक ही नस्ल के पशु एक फार्म में पाए जाते हैं, जिससे इनको ब्रांडिंग करने में तथा तैयार किए गए उत्पादों के निर्यात करने में आसानी होती है। तो वाणिज्यिक पशुपालन की जो विशेषताएं हैं, उनमें सबसे पहले आता है कि यह एक व्यापारिक प्रकृति का है, जिसको व्यापार के उद्देश्य से पशुओं को पाला जाता है। इसमें विशाल फार्म होते हैं, यानी बड़े बड़े फार्मों में पशुओं को रखा जाता है और इस पशुपालन में अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, जबकि चलवासी पशुचारण के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें तकनीकी जो क्षमता है वो अधिक होती है, इसमें मशीनों के द्वारा अधिकांश काम किए जाते हैं तथा इसमें उत्तम नस्ल के पशु रखे जाते हैं। तो अब हम तुलना भी कर सकते हैं कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर तो यही हो गया कि चलवासी पशुचारण निर्वाहक प्रकृति का है और वाणिज्यिक पशुपालन व्यापारिक प्रकृति का है। चलवासी पशुचारण में पशुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, ऋतु प्रवास होता है, जबकि वाणिज्यिक पशुपालन में बड़े बड़े फार्मों में पशुओं को रखा जाता है तथा इसमें प्रवास जैसी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। चलवासी पशुचारण में पशु मिश्रित नस्ल के होते हैं, कोई उत्तम नस्ल के पशु नहीं पाए जाते, जबकि वाणिज्यिक पशुपालन में उत्तम नस्ल के पशु पाए जाते हैं तथा चलवासी पशुचारण में पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल भी अच्छे तरीके से नहीं की जाती, जबकि वाणिज्यिक पशुपालन में पशुओं के लिए अलग से डॉक्टरों की और अच्छी चिकित्सकीय उनकी देखभाल की जाती है। चलवासी पशुचारण में विभिन्न नस्लों के पशु एक साथ रहते हैं, जबकि इसमें केवल एक ही प्रकार की नस्ल के पशु रखे जाते हैं। चलवासी पशुचारण में तकनीकी क्षमताओं का पूर्णतः अभाव होता है और वाणिज्यिक पशुपालन में आधुनिक तकनीकी का पूर्णतः प्रयोग किया जाता है। चाहे वो पशुओं की देखभाल करना हो, उनके स्वास्थ्य की ध्यान रखना हो या उनसे प्राप्त उत्पादों को प्रसंस्कृत करना हो, तो विभिन्न प्रकार की मशीनें और रोबोट आदि इनमें लगे रहते हैं। तो अब एक और मुख्य अंतर आ जाता है कि चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र और वाणिज्यिक पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र। तो चलवासी पशुचारण के जो क्षेत्र हैं वो ज़्यादातर जनजातीय क्षेत्र हैं, जिनमें हमने देखा कि मध्य चीन है, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप और मंगोलिया तक के क्षेत्र हैं, जबकि वाणिज्यिक पशुपालन के जो क्षेत्र हैं वो समशीतोष्ण कटिबंध वाले देश हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, उरुग्वे है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। अर्जेंटीना को भी इसमें शामिल किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो पशु फार्म पाए जाते हैं उनको रैंच कहते हैं। तो इस प्रकार वाणिज्यिक पशुपालन का एक आधुनिक रूप है। तो इस प्रकार पशुपालन को हम मानव की प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में शामिल करते हैं तथा यह दो प्रकार की होती है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण। इनमें हमें दोनों में अंतर अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में अब तक हम पढ़ चुके हैं भोजन संग्रह, आखेट और पशुपालन। ये सारी क्रियाएं प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं को रेड कॉलर क्रियाएं भी कहते हैं, अर्थात इनको करने वाले जो श्रमिक होते हैं वो अपने घर से बाहर रहते हैं, घर से बाहर इनका कार्य क्षेत्र होने के कारण इनको रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर, जिसका नाम है कृषि। कृषि किसे कहते हैं? मनुष्य के द्वारा विभिन्न प्रकार की फसलों, पुष्पों का उत्पादन और फलों के उत्पादन करने की क्रिया को कृषि
कहते हैं। कृषि दो प्रकार की प्रमुख रूप से होती है, एक होती है निर्वाहन कृषि और दूसरी होती है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाहन कृषि जीवन निर्वाह के उद्देश्य से की जाती है, जिसमें पिछड़ापन साफ साफ झलकता है, जबकि वाणिज्यिक कृषि आधुनिक कृषि है, जिसमें यांत्रिक विधियों से अधिक उत्पादन करना और व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि को हम वाणिज्यिक कृषि या कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। तो अब हम आते हैं कि जो निर्वाहन कृषि है, निर्वाह कृषि है, उसके दो रूप प्रचलित हैं। सबसे पहला है आदिम कालीन निर्वाह कृषि और दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। तो आदिम कालीन जो निर्वाह कृषि है, उसमें परंपरागत रूप से स्थानांतरित कृषि को भी शामिल किया जाता है। दूसरी है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार हैं, चावल प्रधान और चावल रहित कृषि। इसी प्रकार दूसरी तरफ वाणिज्यिक कृषि में सबसे पहले आता है रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी फार्मिंग, भूमध्य सागरीय कृषि, उद्यान कृषि एवं सब्जियों की कृषि, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। तो इन सभी कृषि के प्रकारों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्वाह कृषि के बारे में और निर्वाह कृषि के विभिन्न रूपों के बारे में। आदिमकालीन निर्वाह कृषि। आदिमकालीन निर्वाह कृषि कृषि के उस रूप को कहते हैं जिसमें कृषि परंपरागत तरीके से की जाती है, अर्थात परंपरागत विधियों को अपना करके की जाने वाली कृषि है। यह कृषि के पिछड़ेपन का प्रतीक है। आदिमकालीन कृषि में खेतों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। अर्थात एक स्थान पर खेत की उर्वरता समाप्त हो जाने के बाद खेत को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह कृषि मुख्य रूप से जनजातीय समुदायों में प्रचलित है तथा वो जंगलों में निवास करते हैं और जंगलों को काट करके कृषि भूमि प्राप्त कर लेते हैं। तो एक स्थान पर लगातार एक ही प्रकार की कृषि करने से भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, तो वो दूसरे स्थान पर जाकर वो पेड़ों को काट कर वहाँ कृषि करना शुरू कर देते हैं। तो पर्यावरणीय दृष्टि से आदिम कालीन जो निर्वाह कृषि है उसको हानिकारक बताया गया है, क्योंकि इससे बड़ी मात्रा में पेड़ों का नुकसान होता है तथा इसे हम कर्तन दहन कृषि कहते हैं, यानी कि पेड़ों को काट दिया जाता है या फिर उन पेड़ों को जला दिया जाता है। तो इस प्रकार स्लेश बर्न कृषि भी आदिम कालीन निर्वाह कृषि है। आदिम कालीन निर्वाह कृषि को विभिन्न प्रकार के देशों में, विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले आता है कि उत्तर पूर्वी भारत में इस कृषि को हम झूमिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा है मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे हम मिल्पा कहते हैं तथा श्रीलंका में इसे हम चेना और सूडान में इसे नगासू के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार स्थानांतरित कृषि के विभिन्न स्थानीय नाम हैं। भारत में भी स्थानांतरित कृषि विभिन्न क्षेत्रों में की जाती है, जिनके अलग अलग नाम हैं, जैसे दीपा और पेंडा मध्य प्रदेश में और राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को वालरा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ इस प्रकार से मिलान करने वाला एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक तरफ देशों के नाम और दूसरी तरफ स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम आ सकते हैं। तो अब हम इनको मिलाने की कोशिश करते हैं कि उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं। तो उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कहते हैं। दूसरा है मध्य अमेरिका और मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मिल्पा। मलेशिया, इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को चेना के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लदांग के नाम से जाना जाता है, जबकि श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि का नाम है चेना और सूडान में स्थानांतरित कृषि का नाम है नगासू।
गहन निर्वाह कृषि। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि गहन निर्वाह कृषि से क्या आशय है। गहन निर्वाह कृषि से आशय है कि इसमें भूमि का गहनतम उपयोग किया जाता है। ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर कृषि भूमि कम होती है और जनसंख्या अधिक होती है। अर्थात कृषि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव रहता है, इसलिए कृषि भूमि का सघनतम गहनतम उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे गहन कृषि कहते हैं। और यहाँ कृषि निर्वाह के उद्देश्य से ही प्रमुख रूप से की जाती है, क्योंकि अधिक जनसंख्या का भरण पोषण उसी कृषि भूमि पर निर्भर रहता है। तो इस प्रकार गहन निर्वाह कृषि के दो रूप प्रचलित हैं। एक है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरी है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इसका आशय है कि इस प्रकार की कृषि में चावल की फसल प्रमुख रूप से बोई जाती है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा मानसून पर निर्भर इस कृषि में जलीय आवश्यकता अधिक रहती है और इन क्षेत्रों में जल अत्यधिक उपलब्ध रहता है। तो इस प्रकार अधिक वर्षा वाले जो स्थान है वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि में कृषि भूमि का गहन उपयोग किया जाता है, अर्थात एक ही खेत से एक ही वर्ष में 2-3 या इससे भी अधिक फसलें उत्पादन की जाती हैं। मानवीय श्रम का इसमें अधिक उपयोग किया जाता है। तकनीकी यंत्रों और मशीनों का उपयोग अपेक्षाकृत कम होता है। प्रति इकाई इस कृषि में उत्पादन अधिक होता है तथा प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। इस पंक्ति को आपको अच्छे तरह से ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्पादन है भूमि से वो बहुत अधिक होता है, लेकिन जनसंख्या भी अधिक होने के कारण प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। और इस प्रकार की कृषि में हरी खाद, पशुओं की गोबर की खाद तथा परंपरागत खादों का ही उपयोग किया जाता है। यह कृषि मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी एशिया उन देशों में प्रचलित है जो मानसून आधारित वर्षा से जल प्राप्त करते हैं, जहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक रहती है और इस क्षेत्र को विश्व के चावल के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। तो ये है चावल प्रधान कृषि। और चावल प्रधान कृषि और चावल रहित कृषि में अंतर करना भी आ सकता है, तो साथ साथ में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो दूसरी जो कृषि है वो है चावल रहित कृषि। चावल प्रधान जो कृषि थी उसमें वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में की जाने वाली कृषि है, जबकि चावल रहित कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 75 सेंटीमीटर या इससे भी कम रहता है। इस कारण इन क्षेत्रों में चावल की फसल को बोया जाना संभव नहीं है। दूसरा इसमें अंतर ये आ जाता है कि इस प्रकार की कृषि में मानवीय श्रम का उपयोग किया जाता है चावल प्रधान कृषि में, जबकि चावल रहित कृषि में मशीनों और यंत्रों का उपयोग भी किया जाता है। तो और चावल रहित कृषि में सिंचाई की जाती है, क्योंकि वर्षा कम होती है इसलिए यहाँ सिंचाई के साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस कृषि में चावल ही प्रमुख फसल है, जबकि इस प्रकार की कृषि जो चावल रहित कृषि है उसमें सोयाबीन, जौ, बाजरा व अन्य मोटा अनाजों की कृषि की जाती है। चावल प्रधान जो कृषि है वो दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे थाईलैंड, मलेशिया और इन देशों में की जाती है, जबकि चावल रहित कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जो आंतरिक क्षेत्र हैं मानसून की दृष्टि से, और जैसे भारत का सिंधु और गंगा का मैदान। तो इस प्रकार आपको गहन निर्वाह कृषि के दोनों रूपों में अंतर समझ में आ गया होगा। विस्तृत वाणिज्यिक कृषि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार की कृषि में बड़े बड़े कृषि फार्म होते हैं, यानी विस्तृत कृषि फार्म या खेतों का आकार बड़ा होता है। और वाणिज्यिक यानी कि इस कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करना या व्यापार के उद्देश्य से कृषि करना। तो विस्तृत वाणिज्यिक
और अनाज की कृषि, यानी कि इसमें मुख्य रूप से खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। तो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जो प्रमुख फसल है उसका नाम है गेहूँ। गेहूँ की यहाँ पर सबसे प्रमुख रूप से कृषि की जाती है। खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, विस्तृत आकार के फार्म पाए जाते हैं। प्रति इकाई उत्पादन कम होता है। इस प्रकार की कृषि में प्रति इकाई उत्पादन कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर भूमि अधिक है और भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम है, यानी कि बड़े-बड़े कृषि फार्मों में कम लोग काम करते हैं। यहाँ पर मशीनों की सहायता से, कृषि यंत्रों की सहायता से ही सारा काम किया जाता है और बड़े-बड़े फार्मों में कृषि यंत्रों की सहायता से की जाने वाली इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन कम हो पाता है। लेकिन जनसंख्या कम होने के कारण कम उत्पादन के बावजूद प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इस प्रकार की जो कृषि है वो मुख्य रूप से मध्य अक्षांश के क्षेत्रों में स्थित आंतरिक अर्धशुष्क घास के मैदानों में की जाती है। यानी ऐसे क्षेत्र जो कभी घास के मैदान रहे हैं और अत्यधिक उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्र रहे हैं, वहाँ पर की जाने वाली कृषि को हम विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि कहते हैं। तो यह कृषि जो है वो जिन क्षेत्रों में की जाती है उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आता है प्रेरी। प्रेरी भी घास का मैदान है। ये सभी यहाँ पर दिए गए हैं वो घास के मैदान हैं और किन-किन क्षेत्रों में है। तो इस प्रकार का प्रश्न मिलान करना भी आ सकता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले है प्रेरी। प्रेरी है वो उत्तरी अमेरिका में घास का मैदान है। पंपाज दक्षिण अमेरिका में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में और स्टेपीज यूरेशिया में। तो इन घास के मैदानों को जहाँ पर आज विस्तृत वाणिज्यिक कृषि की जाती है, इन नामों से जाना जाता है।